डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको ब्रेक करके लिखा जाए तो ये इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, चार्ज एट रेस्ट, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इसको समझते हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब इससे हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। अब सपोज चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और जितने स्पेस तक फोर्स एक्सर्ट करता है वो फील्ड कहलाता है। थर्ड पार्ट ये कि यदि दोनों चार्ज को Q1 और Q2 को अपने पोजीशन से रिप्लेस कर दे, क्लोजर लाए, तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क होगा। इसका मतलब इससे हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of forces, field and potential arising from the static charge। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना। अब यहां पे इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग बेसिकली फोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन वीक फोर्स, फोर्थ न्यूक्लियर फोर्स। अब सपोज 2 इलेक्ट्रॉन को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मेजर कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है। वीक फोर्स ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के देखते हैं। तो F is equal to G, mass of electron by R square. F is equal to 6.67 10 to power minus 11, 9.1 into 10 power minus 31 whole square by 1 square. It is of the order of 10 to the power minus 73 Newton. बहुत स्मॉलर है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मेजर नहीं होगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू काफी कम है। तो एक नया फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा, और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जब मेजर करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट K को, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को रिप्लेस करेगा K, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और मास को रिप्लेस करेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई R स्क्वायर। इसका मतलब मास को रिप्लेस किया चार्ज ने, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्लेस किया इलेक्ट्रिक फोर्स में।
तो यहां पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज। तो यहां से हम लोग को चार्ज के बारे में पता चला। अब ये चार्ज क्या है? इस चार्ज से हम लोग इसके हिस्टोरिकल व्यू पर जाएंगे, फिर चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सीखेंगे। तो चार्ज से हम लोगों को क्या मिलता है? दो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, Q1 Q2 एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो इससे सिर्फ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए तो इससे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसका मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। अब इसके हिस्टोरिकल व्यू पर चले। इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल व्यू, अराउंड 600 BC बिफोर क्राइस्ट, एक ग्रीक फिलोसफर थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि अंबर को इसने रब किया विद वुलन क्लॉथ। तो अंबर पे एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। इसके बाद ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इस पर भी एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब किया तो इसमें भी एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। इसका मतलब अंबर, ग्लास रॉड एंड कॉम इलेक्ट्रीफाई हो गए। और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ये वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया और ये इलेक्ट्रॉन ग्रीक नेम अंबर को रिप्लेस किया। और फिर एंशिएंट टाइम में हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो ये हमारा हिस्ट्री है चार्ज का। अब हिस्ट्री के बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस तरह से चार्ज का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म कहता है कि जब दो सब्सटेंस को आप रब करते हैं तो उस कंडीशन में एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक टर्म का जानना जरूरी है जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आप लोग समझते हैं, it is the amount of work required to remove electron from the surface of metal। तो हर सब्सटेंस का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट हम लोगों ने यूज किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, दोनों के वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे, एक का phi1 और phi2। जब दोनों सब्सटेंस को रब करेंगे तो हमको यह देखना है कि किस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन स्मॉल है। सपोज phi-a लेस देन phi-b। अब इन दोनों को रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं। जब कॉम को हम लोग ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा किसका वर्क फंक्शन स्मॉलर है
इसका वर्क फंक्शन लार्जर है। कॉम और ड्राई हेयर को जब रब करते हैं तो ड्राई हेयर लूजली बाउंडेड होता है, इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन स्मॉलर है। कॉम स्ट्रांगली बाउंडेड है। रीजन, जब हम कॉम को ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो ड्राई हेयर अपने शेप को बदल सकता है। कॉम के स्पाइक्स हार्डर होते हैं, वो अपने शेप को नहीं बदलता। इसलिए ड्राई हेयर लूजली बाउंडेड है और कॉम स्ट्रांगली बाउंडेड। दोनों को रब किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ड्राई हेयर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और इस कॉम को हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसके नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज और फर्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। इसको हम लोग इंडक्शन के प्रोसेस में भी समझेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद टर्म है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग कोई भी बॉडी अपने चार्ज का शेयरिंग अर्थ के साथ करता है तो उसको ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। सपोज एक बॉडी ए, अनदर बॉडी बी, इस बॉडी पे सपोज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसको ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्राउंड से होगा। इस पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज, जब इसको ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्राउंड में होगा। इसको दूसरी तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं जो प्रैक्टिकल है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 220 वोल्ट सप्लाई देता है। सपोज हाउस ए और हाउस बी, इसमें 180 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। हाउस बी में 240 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। हाउस ए और हाउस बी दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया कि हमारे यहां डिफरेंट वोल्टेज आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप प्रॉपर ग्राउंडिंग करें, तो इन्होंने भी ग्राउंडिंग किया, इन्होंने प्रॉपर ग्राउंडिंग किया। आफ्टर ग्राउंडिंग इनके यहां भी 220 वोल्ट, इनके यहां भी 220 वोल्ट। इसका मतलब ग्राउंडिंग जब किया इन्होंने तो एक्सेस 20 वोल्ट का सप्लाई ग्राउंड में हो गया, और इन्होंने जब किया तो डेफिशिएंसी ऑफ वोल्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो फाइनली दोनों पर 220 वोल्ट आया। इसी को हम लोग ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग है टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक induction, it is the temporary electrification, not permanent. अब ये टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे? सपोज एक अनचार्ज बॉडी है, इसके नियर हम एक चार्ज बॉडी लाए विदाउट टचिंग इट, बिना टच किए, तो इसके नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज डेवलप कर जाएगा, फॉरदर एंड पर सिमिलर चार्ज। इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। अनदर एग्जांपल, एक नेगेटिव चार्ज रॉड को अनचार्ज बॉडी के नियर लाया, ड्यू टू इंडक्शन
इसके नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज, फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। अब सपोज आपसे क्वेश्चन रेज किया जाए कि एक अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज कैसे करेंगे। तो स्टेप 1, ये अनचार्ज बॉडी है, इसको चार्ज करना है। स्टेप 2, यदि इसे नेगेटिव चार्ज करना है तो इसके नियरर एंड पर अपोजिटली चार्ज रॉड लाएंगे। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इसके नियरर एंड पर डेवलप कर गया, पॉजिटिव चार्ज फार्दर एंड पर डेवलप कर गया। स्टेप 3, इस चार्ज रॉड को होल्ड करके रखा और हमें यह पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, तो इस एंड को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और इस एंड को अनचार्ज कर दिया या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया। स्टेप 4, फोर्थ स्टेप में इस कनेक्टिंग वायर को रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूवल ये चार्ज ऐसे होल्ड है। स्टेप 5, अब इस चार्ज रॉड को रिमूव कर दिया और कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि जब आप उसको चार्ज दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाएगा ओवर द एंटायर सरफेस। तो इस तरह से ये बॉडी चार्ज हो गया। तो ड्यूरिंग इंडक्शन हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा। आप इससे पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, दो अनचार्ज बॉडी को लेके चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा चार्ज का प्रॉपर्टीज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, properties of electric charge. Properties of charge, फर्स्ट एक फंडामेंटल हम लोग सीख ले, यूनिट। एमकेएस और एसआई सिस्टम में बहुत कॉमन यूनिट कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, पिको कूलम ये यूज करते हैं। सीजीएस में दो कॉमन यूनिट होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं, और इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं, और इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसको ईएमयू ऑफ चार्ज, और इसको एब कूलम भी कहते हैं। अब इन सब में एक रिलेशनशिप है। 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम और 1/10 एब कूलम। तो हम लोगों ने कूलम, स्टैट कूलम, एब कूलम में एक रिलेशन देखा। और ये बहुत कॉमन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है और लार्जेस्ट यूनिट फैराडे। तो यूनिट भी हम लोगों ने देखा। सेकेंड प्रॉपर्टीज आ जाए, जब किसी भी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है।
तो इसका नाम दिया ट्रांसफर ऑफ चार्ज। द प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चार्ज बॉडी है, सपोज ए पर चार्ज क्यू है, बी पर चार्ज 0 है, दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा। कांटेक्ट के बाद शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, तो Q/2, ए को भी चार्ज मिल गया और बी को भी चार्ज मिल गया Q/2। इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। दो बॉडी के लिए लिया, अब सपोज 3 बॉडी है। सपोज एक बॉडी ए जिस पर चार्ज Q है, बी पर चार्ज भी Q है और सी पर चार्ज 0 है। स्टेप 1, ए को और सी को ज्वाइन किया, दोनों में शेयरिंग होगा चार्ज का। ए पर चार्ज Q है, सी पर 0। आफ्टर शेयरिंग Q + 0/2 मीन्स Q/2। तो ए को चार्ज Q/2 मिल गया, सी को भी चार्ज Q/2 मिल गया। सेकेंड स्टेप, अब बी और सी के कांटेक्ट में आए, यहां भी चार्ज का शेयरिंग होगा। बी पर चार्ज Q और सी को चार्ज Q/2 मिला हुआ है, इनके बीच शेयरिंग होगा, तो Q + Q/2/2 मीन्स 3Q/4। तो आफ्टर शेयरिंग बी पर चार्ज 3Q/4 और सी पर चार्ज 3Q/4। इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। थर्ड, इन चार्जिंग, जब चार्ज करते हैं, मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस। जब भी चार्ज करेंगे बॉडी का मास भी चेंज करेगा। सपोज एक बॉडी पर मास है में, इससे चार्ज हमने रिमूव किया, साइज स्मॉलर दिखा दिया, तो मास भी इसका डिक्रीज कर जाएगा और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। किसी बॉडी का मास है में, इसको आपने सम चार्ज ऐड कर दिया, तो मास भी बॉडी का इंक्रीज कर जाएगा। इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से चार्जिंग में बॉडी का मास भी चेंज करता है। फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का हम लोग ऑलरेडी आप जानते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड। सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को हम लोग रब कर रहे हैं, तो इनिशियली बिफोर रबिंग इन दोनों पर नेट चार्ज 0 है। आफ्टर रबिंग, जब इसको रब कर दिया
तो इस कंडीशन में एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, तो फाइनली चार्ज 0, तो यहां भी चार्ज कंजर्व हो गया। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है चार्जेस में बी एडेड अलजेब्रिकली। सपोज एक बॉडी पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, Q3 पॉजिटिव चार्ज, Q4 नेगेटिव, Q5 नेगेटिव। इट मीन्स नेट चार्ज Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, Q4, Q5। तो यहां पर हम लोगों ने चार्ज का एडिशन अलजेब्रिकली किया, इसी को कहते हैं चार्ज इज एडिटिव। 6 पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, क्वांटा का मतलब पैकेट समझते हैं आप लोग। अब यहां पर क्वांटाइजेशन का मतलब कहता है कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन्स Q is equal to plus minus n, where n belongs to an integer or n cannot be fraction। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग ₹500 लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है ₹1 into 500। अगेन ₹2000 मीन्स ₹1 into 2000। ₹1 करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है ₹1 के मल्टीपल में, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ये इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब स्मॉलेस्ट करेंसी हमारा रुपी है। इसी तरह से जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू मिनिमम होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन्स Q is equal to plus minus any, where n belongs to integer, n cannot be a fraction। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब इसके बाद ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जाने। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम ने डेवलप किया, तो कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम, जैसे 2 चार्ज बॉडी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज r, इसका साइज r1, इसका साइज r2, r much larger than r1, r much larger than r2। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस r, और जो फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच लगेगा along the line joining the charges,
तो कूलम्स कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, then F is equal to K mod of Q1 Q2 by R square। ये हम लोग जो प्रॉब्लम डील करेंगे तो चार्ज को मॉडुलस में लिखेंगे, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड के फॉर्म। अब ये जो K हम लोगों ने लिखा, ये K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। इसको आपने किस मीडियम में रखा और कौन सा यूनिट यूज किया, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। अब इस K का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इस K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के दो वैल्यू हो जाएंगे। एक हम लोग फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए लिखेंगे और दूसरा मीडियम के लिए लिखेंगे। फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो फ्री स्पेस के लिए एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जब मीडियम की बात करेंगे तो एफ एम बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन mod of Q1 Q2 by R square। ये एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 into 10⁻⁻12, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट बिकम्स 9 into 10⁻9। इसलिए एफ नॉट को हम लोग मैथमेटिकली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और मीडियम के लिए एप्सिलॉन टर्म आएगा जिसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें एफ नॉट और एफ एम को, तो हमें रिजल्ट मिलता है एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स exerted between 2 point charges in free space to the force between 2 point charges in the medium. It is also defined as the ratio of permittivity in the medium to the permittivity in free space। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिला। अब यहां पर एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच हैज नो फ्री चार्ज कैरियर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें याद रखना चाहिए। फॉर एयर 1 कॉमनली यूज करेंगे, फॉर वाटर 80। बस सिंपल एक एग्जांपल दे रहे, सपोज दो चार्ज Q1 Q2 को हमने एयर में रखा और इनके बीच फोर्स 80 न्यूटन मिला। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि यदि इस दोनों चार्ज को हम वाटर में रख दे तो कितना फोर्स होगा, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें तो इससे एफ एम मीन्स फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ नॉट का वैल्यू हम लोग को 80 न्यूटन मिला हुआ है। 80 डिवाइड बाई 80 इट बिकम्स 1 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलम्स लॉ और फिर उससे रिलेटेड फोर्स के बारे में जाना। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते ये सीखेंगे हम लोग। कूलम्स लॉ
in vector form. दो पॉइंट चार्ज, सपोज Q1 Q2, इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ये चार्ज Q1 Q2 इन दोनों में रिपल्सन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो F21, फिर Q2 Q1 को रिपेल करेगा, F12। बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सपोज F12, तो जिस पर फोर्स लगता है इसको ऑन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके द्वारा लग रहा है ड्यू टू, मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगेन F21 मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया F12 सपोज, तो फोर्स एक्सर्टेड on Q1 due to Q2. F21, force exerted on Q2 due to Q1. अब वेक्टर फॉर्म में ले रहे तो हमें यूनिट वेक्टर भी यूज करना पड़े, तो डिस्टेंस हम 1 से 2 की तरफ ले रहे हैं, तो R12 ये डायरेक्शन, तो R12 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, इसलिए डायरेक्शन Q1 से Q2 टुवर्ड्स राइट। R21 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, तो Q2 टू Q1 मीन्स R21 ये डायरेक्शन हो जाए। अब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब F12 लिखना है सपोज, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब F12 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट R21, इसलिए यहां पर हम लोग R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। Similarly, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब F21 का डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स राइट, और R12 का ये डायरेक्शन, तो यहां पर R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, तो R12 यूनिट वेक्टर माइनस R21 के इक्वल, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो फाइनली F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में देखा। अब इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर प्राइमरी स्टेज में पढ़ रखा है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी जो एग्जांपल लिया वैसे एग्जांपल लेंगे, दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2, ए इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। अभी हम लोगों ने सीखा F12 का ये डायरेक्शन है, F21 का ये डायरेक्शन है। अब यूनिट वेक्टर R12 लिख रहे हैं, ये डायरेक्शन है, R21 ये डायरेक्शन है।
अब सबका वैल्यू फाइंड करना है। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q1 Q2 by R square R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखते हैं। इट मीन्स फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा R³ R वेक्टर। अब F12 लिखना है तो F12 के डायरेक्शन में R21 है तो F12 1/4πε0 Q1 Q2 यहां हो गया R12 क्यूब R12 वेक्टर। अब इस R12 का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो पोजीशन वेक्टर के लिए फाइंड करते हैं, जो लास्ट सबस्क्रिप्ट होता है उसको पहले लिखते हैं R2 माइनस R1। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये R2 माइनस R1 क्यूब हो गया। तो फाइनली F12 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 क्यूब R2 minus R1. Similarly, we can write F21 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R1 minus R2 cube R1 minus R2. तो हम लोगों ने कॉलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं, तो इसके लिए इस टॉपिक का नाम दे रहे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मेजर करने का तरीका सीखेंगे। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, सबसे पहला पॉइंट, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव। तो कैसे फोर्स लिखते हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो रिपल्सन होगा, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है तो F21 इस डायरेक्शन में लग गया। ये इसको रिपेल कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट तो F12। सेकेंड केस देख लें, एक पर चार्ज माइनस है, एक पर चार्ज प्लस है। Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1। Q2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q/2। तो हम लोगों ने दो पॉजिटिव एक नेगेटिव देखा। थर्ड कंडीशन, सपोज ये चार्ज Q1 Q2, इसके बीच में एक थर्ड चार्ज प्लेस कर देंगे तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैसे मेजर करते हैं? तो पहले इन दोनों का इंटरैक्शन देखें, तो नेमिंग आप AB से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। FBA, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 by Q1, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 तो FAB। अब थर्ड चार्ज को इसके बीच में प्लेस कर दिया। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन C by A। फिर इन दोनों में इंटरैक्शन देखेंगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन C by B। फोर्थ, सपोज इसमें चार्ज जो हम लोगों ने पॉजिटिव रखा इसको नेगेटिव करते हैं, वैसे स्टेप लेंगे। पहले A और B के बीच इंटरैक्शन तो FBA, A और B के बीच इंटरैक्शन FAB, और C पर चार्ज सपोज -Q रखा तो यहां पर पहले जो
पहली कंडीशन को हमने फॉलो किया है। अब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन, ये सी पर जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो हम लोगों ने चार कंडीशन ऐसे देखे लीनियरली। अब हम लोग ट्रायंगल स्क्वायर के केस में भी देखते हैं। सपोज ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। सपोज Q1, Q2 और Q3 है, तो Q3 पर फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने का इंटरेक्शन का तरीका हम लोगों ने सीखा है। जिस पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसको हमने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल कर दिया है। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, ये इसको रिपेल किया तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फिर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन देखेंगे तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी। और ये हम लोगों ने पढ़ रखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर एडिशन होगा। इसके बीच का एंगल हमें पता होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2FCA FCB cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लें। अब इसी पर सपोज नेगेटिव चार्ज हो जाए किसी एक वर्टेक्स पे, तो वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। 6 पॉइंट में A B C, यहां पर सपोज -q चार्ज हो जाए, यहां पर पॉजिटिव है, तो A और B के बीच का इंटरेक्शन देख लें, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन B ड्यू टू A। इसके बीच इंटरेक्शन देख लें तो फोर्स एक्सर्टेड इसको सब्सक्रिप्ट को हम लोग ठीक कर लें, AB, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू C, और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो वैसे ही हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने ट्रायंगल के केस में भी देखा। अब एक स्क्वायर के केस में देख लेते हैं। अब जो भी पॉइंट हो, तो स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं ए बी सी, डी से रिप्रेजेंट किया। इस पर सपोज प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। टोटल फोर्स सी पर फाइंड करना है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी ड्यू टू बी, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो एफ सी बी। फिर इन दोनों का इंटरेक्शन देख लो, एफ सी डी। इनके बीच का इंटरेक्शन देख लें तो एफ सी ए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल मेथड है, ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। अब एफ सी डी, पहले एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एफ सी बी, दोनों फोर्स इक्वल है, चार्ज का पेयर सेम है, स्क्वायर है, तो इसको एफ एज्यूम कर लिया, इसको एफ एज्यूम कर लिया, दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी √2f। और एक फोर्स ये भी एक्ट कर रहा है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इसी के अलॉन्ग है, तो एफ सी ए। तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक के अलॉन्ग है, तो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम हो जाएगा, तो एफ सी इज इक्वल टू √2f प्लस एफ सी ए। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अब इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम को डील किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस है।
सपोज यहां पर क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, और इसके सेंट्रॉइड पे माइनस क्यू चार्ज। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आप इसको एफजीए भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट में एफ ए। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा बी को, सी को अट्रैक्ट करेगा एफ सी। इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। ऑब्वियसली एफ ए 90 डिग्री फॉर्म करेगा विद द एक्स एक्सिस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, इट बिकम्स 330 डिग्री। तो टोटल फोर्स एट द सेंट्रॉइड एफ ए cos 90 डिग्री आई कैप प्लस sin 90 डिग्री जे कैप प्लस एफ बी cos 210 डिग्री आई कैप sin 210 डिग्री जे कैप प्लस एफ सी cos 330 डिग्री आई कैप sin 330 डिग्री जे कैप। एफ ए, एफ बी और एफ सी सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो एफ ए, एफ बी, एफ सी सपोज एक्स, चार्ज का पेयर सेम है, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स एट द सेंट्रॉइड एक्स cos 90 0 sin 90 1 प्लस एक्स cos 210 डिग्री माइनस √3/2 minus 1/2 j cap cos 330 √3/2 sin 330 minus 1/2 √3/2 से कैंसिल, ये माइनस हाफ प्लस 1 से कैंसिल, इट बिकम्स 0। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे और जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग टाइप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे प्रॉब्लम बनाने में इजी हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स कह सकते हैं इस टॉपिक का नाम। इसमें टाइप 1, फर्स्ट टाइप में जैसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं प्रोटॉन 1H1, ड्यूट्रॉन लिखते हैं तो 1H2, अल्फा पार्टिकल लिखते हैं तो 2He4। अब ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाए फाइंड द फोर्स बिटवीन two alpha particles separated by a distance of 2 meters suppose। बहुत इजी है, फोर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है 9 × 10⁹ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बाई आर स्क्वायर। अब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, तो Q ऑन अल्फा पार्टिकल्स ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो ये 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस 2 मीटर, 2 का स्क्वायर जो भी कैलकुलेट हो गया आ जाए न्यूटन में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हमने लोग जो कांस्टेंट टर्म का यूज किया।
Second type, type 2. If the force of interaction between charges is equal to weight of the either, वेट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेट मीन्स ग्रेविटेशनल, ड्यू टू ग्रेविटी. तो इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों इक्वल कर देंगे. इट मीन्स F इज इक्वल टू Fg. एक क्वेश्चन देखते हैं. इफ द फोर्स बिटवीन two protons is equal to weight of the either, then find the separation between them. The force between two protons. तो two protons के बीच force electric. Weight is equal to weight of the either, force due to gravity. तो electric force 9 into 10 power 9 between two protons. प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा QP R square. Weight of the either means force due to each proton. तो यहां पर mass of proton into G. तो 9 into 10 power 9, 1.6 into 10 power minus 19 whole square. सेपरेशन पूछा तो R square. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power minus 27. G का वैल्यू 10 यूज करके आप R को सिंप्लीफाई कर देंगे. तो ये हम लोगों ने टाइप 2 सीखा. टाइप 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से दो चार्ज बॉडी को, जिस पर आइडेंटिकल चार्ज है, इसको हमने सस्पेंड किया. इन दोनों के बीच फोर्स हमें फाइंड करना है. तो जब दोनों पर चार्ज आइडेंटिकल होगा तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं. कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा वो देखते हैं. अब दोनों के अलोंग टेंशन इक्वल होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल भी इक्वल होंगे. रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया. वेट एनची इधर लगा, टेंशन इधर लगा, तो टी के कंपोनेंट निकाल लेंगे. तो टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर हो गया और इधर टी साइन थीटा इधर हो गया. इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा एफ के इक्वल, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. तो एफ बाई एम जी is equal to tan theta, then F is equal to mg tan theta. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. सपोज इसी
फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए, शो दैट चार्ज क्यू है, दोनों स्फीयर पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, देन शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर mg tan थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर q का वैल्यू फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जब दे रखा थीटा का ही वैल्यू दे रखा, तो इससे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो इट बिकम्स एल साइन थीटा। इसको कंप्लीट कर दें तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस ये 2l साइन थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज कर लें, f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2l साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। Then q square is equal to 16 pi epsilon naught L square mg tan theta sin square theta। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्स को एक साथ हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। गुड बाय।